नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको कि आप एनपीटी के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, ये संधि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये संधि एक ऐसी संधि है जो विश्व को दो धड़े में बांटती है। एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट यानी परमाणु संपन्न राष्ट्र और दूसरा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट परमाणु मतलब गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र। और ये मित्रों एक ऐसी संधि है जो परमाणु अप्रसार के संबंध में और परमाणु निःशस्त्रीकरण के संबंध में एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो इसलिए यह संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें क्या प्रावधान है, फिर इसके सदस्य कितने हैं, वो तमाम सारी चीज़ें। तो आइए हम अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, इस परमाणु अप्रसार संधि पर। मित्रों, ये जो संधि है परमाणु अप्रसार संधि, ये हस्ताक्षरित की गई थी 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर किया गया। और 5 मार्च 1970 को यह संधि लागू होती है। और ये संधि हस्ताक्षर किया गया इस पर 1 जुलाई 1968 को और 5 मार्च 1973 को यह संधि लागू होती है। और इस संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया वो लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन में इस संधि पर एक साथ हस्ताक्षर किया गया। और यह एक 25 वर्षीय संधि थी। मतलब इसका जो टाइम पीरियड था वो 25 वर्षीय संधि थी। 1995 में इसे एक प्रस्ताव द्वारा स्थायी कर दिया गया। स्थायी किया गया। तो मित्रों देखिए कि यह इस संधि पर मतलब हस्ताक्षर किया गया 1 जुलाई 1968 को। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर आप गौर करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये एनपीटी संधि है 1 जुलाई 1968 को इस पर हस्ताक्षर किया गया, तो सबसे पहले हस्ताक्षर कहाँ किया गया? लंदन में किया गया या मॉस्को में किया गया या वाशिंगटन में किया गया? तो मित्रों इस पर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस संधि पर हस्ताक्षर तीनों देशों की राजधानियों में यानी लंदन में, मॉस्को में, वाशिंगटन में एक साथ किया गया। कहीं पर पहले नहीं किया गया, कहीं पर बाद में नहीं किया गया। तीनों जगहों पर एक साथ एक समय में हस्ताक्षर किया गया। इसलिए आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर इन फ्यूचर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आए कि एनपीटी पर सबसे पहले हस्ताक्षर कहाँ किया गया, लंदन में या मॉस्को में या वाशिंगटन में या सभी जगह एक साथ, तो इसका सही आंसर होगा सभी जगह एक साथ हस्ताक्षर किया गया इस संधि पर। और यह संधि 5 मार्च 1970 को लागू होती है। यह एक 25 वर्षीय संधि थी
70 से आप जोड़ेंगे 25 वर्ष तो 95 होगा। तो 95 में क्या किया गया कि इसे एक प्रस्ताव के माध्यम से मतलब अस्थायी कर दिया गया इस संधि को। और मित्रों ये संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बराबर क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए मैं इस पर बार बार कह रहा हूँ कि ये संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप गौर करिएगा। और मित्रों अब हम आते हैं ये संधि जो आई या मतलब राष्ट्रों द्वारा जो लाई गई, जो बनाई गई, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या है? मित्रों इसका जो उद्देश्य है वो है परमाणु हथियार और परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु मतलब परमाणु हथियारों की जो प्रौद्योगिकी है उसको उसका मतलब जो विस्तार हो रहा है, उसका जो प्रसार है, इसके प्रसार को रोकना। प्रसार को रोकना, परमाणु हथियार और परमाणु हथियारों की जो प्रौद्योगिकी है, जो न्यूक्लियर एटम की जो टेक्नोलॉजी है, उसके प्रसार को रोकना, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। इसका जो दूसरा उद्देश्य है कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका कंस्ट्रक्टिव वर्क में यानी पीसफुल यूजेस में उसके उपयोग को इनकरेज करना, बढ़ावा देना। और इसका जो तीसरा उद्देश्य है वो है कि जो परमाणु निःशस्त्रीकरण है, इसका जो तीसरा उद्देश्य है परमाणु निःशस्त्रीकरण और सामान्य निःशस्त्रीकरण तथा व्यापक निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य की प्राप्ति। मित्रों हमने जो इसका जो दो उद्देश्य बताया, पहला मतलब कि जो परमाणु हथियार और परमाणु हथियार की जो प्रौद्योगिकी है उसके प्रसार को रोकना, और दूसरा जो हमने बताया है अभी कुछ देर पहले कि जो परमाणु ऊर्जा का जो पीसफुल यूज है, जो शांतिपूर्ण इस्तेमाल है, उसको बढ़ावा देना। और इन्हीं के साथ इसका जो तीसरा उद्देश्य है, ये एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य है कि परमाणु निःशस्त्रीकरण और सामान्य तथा व्यापक निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति। परमाणु निःशस्त्रीकरण का मतलब ये है कि जो परमाणु हथियार हैं इस समय उसको समाप्त करना, उसको कम करना। और जो सामान्य निःशस्त्रीकरण है, सामान्य निःशस्त्रीकरण का आशय ये होता है कि ये ऐसा निःशस्त्रीकरण होता है जिसमें विश्व के लगभग सारे राष्ट्र
या सभी महाशक्तियाँ शामिल तो होती हैं, लेकिन वो अपने जो उनके सारे के सारे हथियार होते हैं उसको वो समाप्त करने पर सहमत नहीं होते हैं या उसको समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यापक निशस्त्रीकरण है मित्रों, व्यापक निशस्त्रीकरण या कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट, ये एक ऐसी अवधारणा है जो ये कहती है कि युद्ध करने के मतलब जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं इस संसार में उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कोई भी आर्मी नहीं होनी चाहिए, किसी भी देश में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो नहीं होनी चाहिए, हथियारों को मतलब जो बनाने वाली इकाइयां हैं वो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है व्यापक निशस्त्रीकरण जहां पर युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक संसाधन समाप्त कर दिए जाने चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य है और इसका उद्देश्य मित्रों बड़ा व्यापक है और इसके उद्देश्य को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके 3 उद्देश्य हैं जैसा कि हमने आपको बताया। और अब हम आते हैं कि इसके जो मेंबर हैं एनपीटी के जो मेंबर हैं, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं, कौन नहीं हैं, किसने कब हस्ताक्षर किया, वो तमाम सारी चीज़ें यदि हम इस संधि के जो सदस्य हैं उस पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर 2 तरीके के अभी वर्तमान समय में इसमें 190 सदस्य हैं। 190 सदस्य राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किया है और इसमें से 5 ऐसे राष्ट्र हैं, 5 राष्ट्र ऐसे हैं जो इस संधि में शामिल नहीं हैं, संधि में शामिल नहीं हैं, मतलब इस संधि के पार्टी नहीं है। वो 5 राज्य कौन हैं, 5 राष्ट्र कौन हैं? उसमें हमारा भारत है, पाकिस्तान है, इज़राइल है, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान। मित्रों, जहां तक इसके सदस्य की बात है 190 सदस्य यानी 190 राज्य इस संधि की पार्टी हैं। 5 ऐसे राष्ट्र हैं जो इस संधि की पार्टी नहीं हैं, इस संधि में शामिल नहीं हैं। वो 5 राष्ट्र कौन हैं? भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान। और इन 5 राष्ट्रों में से यानी जो इस संधि के पार्टी नहीं हैं, जो इसमें शामिल नहीं हैं अभी, इसमें से 4 ऐसे राष्ट्र हैं, 4 ऐसे राष्ट्र हैं जिसने कभी भी मतलब अभी तक एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया है। और इन 5 राज्यों में से 4 ने इस एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया है और एक राज्य जो है जो एनपीटी की पार्टी थी, एनपीटी का मतलब मेंबर था, उस पर साइन किया था, लेकिन वो अपने को बाद में अलग कर लेता है। तो 5 राज्य जिन्होंने कभी भी एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया, कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया एनपीटी पर, एनपीटी पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया, वो राज्य हैं करने वाले राज्य। उसमें है भारत,
पाकिस्तान, इजराइल, दक्षिणी सूडान। इन 4 राज्यों ने एनपीटी पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, सूडान। लेकिन मित्रों, नॉर्थ कोरिया मतलब उत्तरी कोरिया, उत्तर कोरिया एक ऐसा राज्य है जो एनपीटी का मेंबर था, एनपीटी का सिग्नेटरी था, लेकिन बाद में वो अपने को इस संधि से विड्रॉ कर लेता है, मतलब वो संधि छोड़ के हट जाता है। तो ये 1985 में हस्ताक्षर किया और 2003 में यह इस संधि से अलग हो जाता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा राज्य है जो 1985 में एनपीटी को साइन करता है और अंत में 2003 में वो इस संधि से अपने को अलग कर लेता है और उसके बाद 2006 में वो पहला परमाणु विस्फोट करता है। तो जो नॉर्थ, ये इसके मतलब जो सदस्य हैं 190, उनमें से 4 ने कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया और उत्तर कोरिया ऐसा सदस्य है जो इसका मेंबर था, फिर 2003 में वो इससे अलग हो जाता है, अपने को अलग कर लेता है, फिर वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। मित्रों, इस संबंध में जो एक और बहुत ही रोचक बात जो जानने वाली है उसमें ये है कि जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं इस संधि के तहत, जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं इस संधि के अनुसार, वो हैं आपके यूएसए, यूके, पूर्व का यूएसएसआर, आज का रसिया, चीन और फ्रांस। मित्रों, एनपीटी जो संधि है उसके तहत वो 5 राष्ट्र ही परमाणु संपन्न राष्ट्र माने जाते हैं और इसमें से यूएसए, यूके और रसिया ने इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर किया। लेकिन चीन और फ्रांस ये दोनों 1992 में इस संधि की पार्टी बनते हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक बड़ी ही रोचक बात है जानने वाली, वो आपको जानना चाहिए कि आखिर चीन 92 में इसका मेंबर क्यों बनता है या इस संधि को क्यों स्वीकार करता है, फ्रांस 92 में क्यों करता है। मित्रों, यहाँ पर हुआ क्या कि जो इनका नेशनल इंटरेस्ट है वो इन लोगों ने उसको ध्यान में रख करके डिसीजन लिया। चूँकि विश्व का पहला न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है यूएसए 1945 में, दूसरा बनता है रसिया व तब का यूएसएसआर 1949 में, ब्रिटेन बनता है 52 में। तो इन लोगों का जो परमाणु कार्यक्रम था इन तीनों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर था। तो जब ये संधि बनी तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, उसकी क्वालिटी को आगे बढ़ाना, उसको इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया बनिस्पत इस संधि पर हस्ताक्षर करने के। तो इसमें क्या है कि हालांकि जो ये चीन है इसकी कहानी थोड़ा सा अलहदा है, जुदा है, इसको थोड़ा सा विस्तार से आप समझ लीजिए तो बात और स्पष्ट हो जाएगी।
क्योंकि थोड़ा सा आपको इतिहास में चलना पड़ेगा तभी ये बात समझ में आएगी। क्योंकि जो ये चीन है इसका जो ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1949 को। ये आता है 1 अक्टूबर 1949 को। तो क्या इसके पहले चीन नहीं था? चीन था, लेकिन जो साम्यवादी चीन है उसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1949 को। माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई थी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है। और मित्रों एक है ताइवान, आपने उसका नाम सुना होगा, ताइवान। इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना। साम्यवादी चीन का ऑफिशियल नेम है, आधिकारिक नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जब यह संधि 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षरित की गई तो उस संधि पर ताइवान ने रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से हस्ताक्षर किया। और चूंकि अमेरिका ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, पीआरसी को मान्यता दिया 1 जनवरी 1979 को। 1 जनवरी 1979 को अमेरिका ने, हालांकि यहाँ पर क्रांति हो जाती, मतलब साम्यवादी चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हो गई, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको मान्यता दिया 1 जनवरी 1979 को। तो इस संधि पर मतलब ये एनपीटी पर 1 जुलाई 1968 को ताइवान ने चीन के रूप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से हस्ताक्षर किया। अमेरिका इसी को चीन मानता था, चीन की सही सरकार मानता था। लेकिन जब अमेरिका ने 1 जनवरी 1979 को साम्यवादी चीन को आधिकारिक मान्यता दे दिया, तब वह चीन को ही वास्तविक चीन मानता है, फिर वो ताइवान को चीन नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया और 1968 में यह संधि हस्ताक्षरित होती है। तो चीन का जो परमाणु कार्यक्रम था वो एडवांस नहीं था, मतलब वो जिस तरीके की उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए या और जो भी चीज़ें थी उस प्रकार की नहीं थी। तो चीन ने इस संधि को मतलब फ्रॉड बताया, वो इसको नहीं माना। और अंततः जब चीन ने अपने परमाणु कार्यक्रम को एक उन्नत स्तर पर ला दिया, जब वो संतुष्ट हो गए, तब उन्होंने क्या किया कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसकी जो संसद है, संसद की जो स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस कांग्रेस ने
दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1991 में एनपीटी जो संधि है उसको वो स्वीकार करता है और अंततः तब जाकर के 1992 में, मतलब ये साम्यवादी चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एनपीटी का मेंबर बनता है, एनपीटी को स्वीकार करता है। और इसी प्रकार से फ्रांस भी 92 में ही एनपीटी को स्वीकार करता है। और इन दोनों राष्ट्रों ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, उसको एडवांस करना, एक उन्नत स्तर पर ले जाने का जो उनका उद्देश्य था उसको उन्होंने प्राथमिकता प्रदान की। तो इस प्रकार से चीन और रूस एनपीटी को 92 में एक्सेप्ट करते हैं, बाकी वो 3 राष्ट्र 1 जुलाई 1968 को इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और मित्रों, अब हम आते हैं इस संधि के जो मतलब ये जो ट्रीटी है इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं, इसके प्रमुख प्रावधान पर यदि हम चर्चा करें तो उसमें से जो पहला है कि यह संधि उन्हीं राष्ट्रों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानती है, परमाणु संपन्न राष्ट्र मानती है, जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण कर लिया था, परमाणु परीक्षण किया। तो इसका जो कुछ प्रमुख प्रावधान है उसमें से नंबर 1 है कि यह संधि उन्हीं को परमाणु संपन्न राष्ट्र मानती है जिन राष्ट्रों ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया। और इसका जो दूसरा प्रमुख प्रावधान है वो ये है कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट किसी अन्य राष्ट्र को कोई परमाणु हथियार उपलब्ध नहीं कराएगा और ना ही इस संबंध में कोई टेक्नोलॉजी उन्हें उपलब्ध कराएगा। और तीसरा जो प्रमुख प्रावधान है इस संधि का कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, मतलब इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, उन्हें यदि कोई परमाणु धमकी देगा या उन्हें डराएगा तो परमाणु संपन्न जो राष्ट्र हैं वो उसकी सुरक्षा करेंगे, वो उसको सुरक्षा की गारंटी देते हैं इस संधि के मुताबिक। और इस संधि का जो अन्य प्रावधान है इसमें ये कहा गया है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, मतलब कि जो गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, तो वो उन्हें परमाणु ऊर्जा के जो शांतिपूर्ण उपयोग है, परमाणु ऊर्जा का जो शांतिपूर्ण उपयोग है, उन्हें इस संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो लोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर सकें। और इसका जो एक अन्य प्रमुख प्रावधान है उसमें यह है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, इनके जो परमाणु प्रतिष्ठान होंगे, इनके जो परमाणु रिएक्टर होंगे, तो उन्हें IAEA की निगरानी में रखना पड़ेगा, मित्रों, IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करती है कि ये परमाणु ऊर्जा के संबंध में
जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उनको तय करती है। और इसके माध्यम से क्या होगा कि इसका जो 5वां उद्देश्य है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, जो गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, तो उनके जो परमाणु रिएक्टर होंगे उन्हें वो IAEA की निगरानी में होंगे। IAEA उन पर निगरानी रखेगा कि कहीं कोई राष्ट्र न्यूक्लियर एनर्जी का जो पीसफुल यूज है उसके नाम पर कहीं वो उसका यूज मिलिट्री पर्पज़ के लिए तो नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की निगरानी रखना IAEA का काम है। और ये इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं इस संधि के। तो इसके माध्यम से मित्रों आपने देखा कि ये संधि कितनी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए कि यहाँ एक मतलब कितनी एक प्रकार से जैसे गांव में होता है कि मतलब कुछ लोग अपने को ताकतवर बनाने के लिए वो उचित अनुचित सारे साधनों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ताकि उनके समकक्ष ना होने पाए। तो इसी प्रकार से ये संधि जो है, ये संधि पूरी तरीके से विभेदकारी है और इसीलिए भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया है और आज तक भारत ने इस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया है। क्योंकि अब आप बताइए भाई कि ये संधि तो खुलेआम विभाजन पैदा कर रही है, भेदभाव पैदा कर रही है कि एक तरफ ऐसे राष्ट्र जो 1 जनवरी 1967 के पहले तक न्यूक्लियर विस्फोट कर चुके हैं वो उनको परमाणु संपन्न राष्ट्र कहती है और उसके बाद जो किए हैं वो उनको परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं मानती है। तो पहला विभेद तो यही है। इसीलिए भारत बार बार कहता है चूँकि ये संधि विभेदकारी है इसलिए हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और भारत ने इसलिए आज तक हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इन जो इस संधि के अनुसार जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, इसके अलावा 4 ऐसे स्टेट हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, इस संधि के अनुसार नहीं हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल में हैं। उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, दुनिया को दिखा दिया। तो वो जो मतलब कि इस संधि के अनुसार जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं हैं लेकिन वो सही हैं, उसमें से हमारा भारत है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है और इजराइल है। मित्रों ये 4 राज्य ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं लेकिन ये संधि इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा नहीं देती है, जबकि वास्तव में ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। और इन चारों में भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया इन लोगों ने टेस्ट किया है, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट इन तीनों राज्यों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और दुनिया को ये दिखा दिया कि हम भी परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हमारे पास भी परमाणु तकनीक है। लेकिन इजराइल ने पब्लिकली कभी भी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इजराइल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसको माना जाता है, लेकिन इसने कभी टेस्ट नहीं किया है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं लेकिन ये संधि इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा नहीं देती है। ये संधि उन्हीं राज्यों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा देती है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले परमाणु परीक्षण किया। भारत ने 74 में पहला किया, 98 में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ने 98 में किया, नॉर्थ कोरिया ने 2006 में किया। इजराइल ने कभी भी टेस्ट नहीं किया लेकिन इसके पास न्यूक्लियर वेपन हैं, जैसा कि मीडिया में खबरें आती हैं। तो मित्रों ये इस संधि के कुछ महत्वपूर्ण पहलू रहे जिससे कि हमने आपको अवगत कराया। और इस संधि के संबंध में जो भारत का स्टैंड है वो थोड़ा सा काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसीलिए आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। इस संधि पर जो भारत का जो स्टैंड रहा है, भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न रहे हैं, जिस वजह से भारत ने इस संधि पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया। और यहाँ तक कि आपको ये बता दें कि इंदिरा जी ने बहुत क्लियर कट कहा कि भाई हमें सहयोग मिले या ना मिले विश्व बिरादरी से, लेकिन हम इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे NPT पर। तो भारत आज भी उसी स्टैंड पर कायम है और हम समझते हैं कायम रहना चाहिए, क्योंकि हमारे
जो सिक्योरिटी कंसर्न है, हम तो 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट से घिरे हुए हैं, तो भाई हमारी तो बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने उसको किया। अदरवाइज़ चाइना अगर ना करता तो हम उस तरफ बढ़ते ही ना। तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो मित्रों, ये जो चीज़ें हमने आपके सामने रखी इस संधि के संबंध में, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इस संबंध में जो भारत का जो कंसर्न रहा है उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।